तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्लीपिंग डॉग्स मूवी का। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देखते हैं रॉय फ्रीमैन को। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि रॉय एक पुलिस वाला हुआ करता था। 10 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से उसे नौकरी छोड़ना पड़ा। फिलहाल वो अल्जाइमर बीमारी से जूझ रहा है और उसका पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो चुका है। अब डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया है कि तुम किसी पजल को सॉल्व करो या फिर कुछ ब्रेन एक्सरसाइज करो। अब यहाँ पे उसे एक रिपोर्टर मिलने आती है। अब इस रिपोर्टर का नाम था एमिली। यहाँ पे एमिली बताती है कि वो अक्सर उन कैदियों का इंटरव्यू करती रहती है जो खुद को बेकसूर मानते हैं। अब हाल ही में उन्होंने आइजैक का इंटरव्यू किया है और आइजैक खुद को नॉट गिल्टी बताता है। उसका 7 दिन में उसको फांसी मिलने जा रहा था। अब 10 सालों से, अब यहाँ पे हमें कन्वर्सेशन से पता चलता है कि आइजैक 10 सालों से जेल में है और फाइनली उसको फांसी की सजा मिल रही है। अब 10 साल पहले उसको डॉक्टर जोसेफ के कत्ल में गिरफ्तार किया गया था और उसने खुद भी ये बात कबूल किया था। अब यहाँ पे एमिली रॉय को बताती है कि आपने और आपके पार्टनर जिमी ने इस केस के ऊपर काम किया था, तो मेरे कहने पे यानी कि एमिली के कहने पे प्लीज आप एक बार आइजैक से मिलने जाइए। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रॉय यहाँ पे आइजैक से मिलने जाता है। आइजैक यहाँ पे बताता है कि वो खुद को गिल्टी नहीं मानता। अब यही बात सुन के रॉय उसको पूछते हैं कि तो तुमने क्यों अपने कन्फेशन दिया। तब यहाँ पे आइजैक बताता है कि जब वो अरेस्ट हुआ यानी कि 10 साल पहले वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल का था और वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब जिस दिन डॉक्टर जोसेफ का कत्ल हुआ उस दिन वो चोरी छुपके उनके घर पे गया था कुछ सामान चोरी करने के लिए, क्योंकि वो एक छोटा सा मामूली सा चोर था। अब उस दिन उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी इसलिए वो बहुत ज्यादा नशे में था। हालांकि वो कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि जब तक वो उसके घर पे घुसा तब तक उसके घर पे कोई और भी मौजूद था और वो एक बेसबॉल बैट से पीट के डॉक्टर जोसेफ को मार दिया। अब डर के मारे आइजैक यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया और चुप के बस वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन वो किलर का चेहरा नहीं देख पाया। अब नेक्स्ट डे वहाँ पे उसको चारों जगह उसका फिंगरप्रिंट वगैरह मिला, इसीलिए जिम्मी और रॉय इन लोगों ने आइजैक को पकड़ लिया था और जिम्मी उसको बहुत धमकाया। अब डर के मारे उसने अपना कन्फेशन दे दिया था, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता था कि मतलब वो नशे में था, इसलिए उसको खुद ही नहीं पता था कि उसने खून किया है कि नहीं। बट बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसने खून नहीं किया है। अब 10 साल से यहाँ पे वो सजा काट रहा है। अब ये बात सब सुन के रॉय को कहीं ना कहीं उसके ऊपर यकीन होता है कि ये बंदा इनोसेंट हो सकता है, इसीलिए वो इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना चालू करता है। नेक्स्ट यहाँ पे उसको केस फाइल में रिचर्ड फिन नामक एक आदमी का भी जिक्र मिलता है। अब उसे वो पॉइंट में डालता है, मतलब अपने नोट्स पे रखता है, उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करेगा। नेक्स्ट वो अपने पार्टनर से मिलने जाता है। अब ये केस 10 साल पुराना है, इसलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जिम्मी भी काफी बूढ़ा हो चुका है। अब मतलब ये दोनों ही थोड़ा बूढ़े हो चुके हैं। अब जिम्मी को वो बताता है कि मेरा कोई भी मेमोरी नहीं है और इनका थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन चलता है। जिम्मी हालांकि इस केस के ऊपर इतना फोकस नहीं दे रहा था और वो बोल रहा था कि छोड़ो जाने दो और आइजैक की खूनी है, इसलिए वो खुद कन्फेस किया था। अब उसे फांसी की सजा मिल रही है, इसीलिए वो कुछ भी बकबक बोल रहा है। तुम इस केस के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। इस केस को सुलझाने के लिए जिम्मी यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। खैर यहाँ पे रॉय फिर से अपने घर आ जाता है और अपने इन्वेस्टिगेशन ऊपर फोकस करने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे उसको जिम के तरफ से फोन आता है। जिम यहाँ पे बताता है कि रिचर्ड फिन हाल ही में मारा गया है। अब ये दोनों वहाँ पे विजिट करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किसी ड्रग्स के ओवरडोज से रिचर्ड फिन मारा गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये खून लग रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे रिचर्ड फिन के फ्यूनरल पे उसका भाई आया था और वो बोलता है कि रिचर्ड कभी भी ड्रग्स नहीं करता और वो हाल ही में एक बुक लिख रहा था, बट वो बुक पब्लिश नहीं हुआ है। उसका स्क्रिप्ट उसके भाई के पास है। बुक का नाम भी द बुक ऑफ मिरर्स था। यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ के मर्डर के बारे में जिक्र है, तो रॉय यहाँ पे वो बुक ले लेता है क्योंकि उस बुक से उसको बेहतर जानकारी मिलेगी। अब उस बुक से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है रिचर्ड फिन के एंगल से। रिचर्ड फिन एक कॉलेज में स्टूडेंट होता है और उसका एक बहुत बड़ा क्रश था लॉरा के ऊपर। लॉरा उन लोगों की क्लास की टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट थी और लॉरा को भी कहीं ना कहीं रिचर्ड पसंद होता है। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि लॉरा डॉक्टर जोसेफ के साथ मिलकर एक थीसिस के ऊपर काम कर रही है। अब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैसे लोगों के जो बैड मेमोरीज होते हैं उनको गुड मेमोरीज से रिप्लेस किया जाए।
अब एक दिन रिचर्ड को यहाँ पे कॉल आता है कि उसके फादर गुजर गए, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसे जॉब करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉरा उसकी मदद करती है और वो उसे डॉक्टर जोसेफ के यहाँ लेके जाती है। अब यहाँ पे रिचर्ड ऑब्जर्व करते हैं कि लॉरा और डॉक्टर जोसेफ काफी क्लोज थे, मतलब उन लोग का रिलेशन कुछ तो है। टीचर स्टूडेंट के अलावा ये लोग थोड़ा ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली थे। अब कहीं ना कहीं इस बात से रिचर्ड खुश नहीं था। एनीवेज तो वो अपने काम पे लग जाता है और डॉक्टर जोसेफ उसे एक काम देते हैं, वीकली उसे $500 देंगे, लेकिन वहाँ पे जितने भी बुक्स हैं उसको वो संभाल के रखेगा। अब बुक संभालते संभालते इसको एक थीसिस मिलता है जिसपे कि जोसेफ का नाम था, लेकिन पेन में लॉरा ने अपना नाम भी लिख दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर जोसेफ यहाँ पे कहीं ना कहीं रिचर्ड को थ्रेटन करता है कि लॉरा से दूर रहना। इस बात पे इन लोगों का बहसबाजी होता है और नेक्स्ट डे जब रिचर्ड जोसेफ के घर आया था तब तक उसका मर्डर हो चुका था और वहाँ पे ही रॉय और जिमी ने उसको देखा था। अब ये बात रॉय को थोड़ा बहुत याद आ रहा था, लेकिन उस दिन से ही, मतलब मर्डर के दिन से ही लॉरा गायब हो चुकी है, कोई अता पता नहीं है उसका। लेकिन बुक के एंड में ऐसा लिखा था कि रिचर्ड को ऐसा कई सालों तक लगा कि लॉरा मर चुकी है, लेकिन 10 साल बाद उसने लॉरा को फिर से देखा। यहीं पे बुक एंड होता है। अब ऑब्वियसली ये बुक आधा लिखा हुआ था, तो ज्यादा जानकारी के लिए रॉय यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो रिचर्ड की वाइफ से मिलेगा। अब रिचर्ड की वाइफ यहाँ पे बताती है कि वो 10-15 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थे और किसी एलिजाबेथ के बारे में लोगों को पूछ रहे थे। हो ना हो इस एलिजाबेथ लेडी ने ही रिचर्ड को मारा है। अब उनका पूरा नाम था एलिजाबेथ वेस्टलेक। अब ये सर्च वगैरह करके रॉय को पता लगता है कि एलिजाबेथ और कोई नहीं बल्कि लॉरा ही है और उसने जब से डॉक्टर जोसेफ का खून हुआ उसी टाइम से अपना नेम चेंज कर दिया है। और उन लोगों का जो थीसिस था मिरर इफेक्ट, उसका भी कॉपीराइट अभी एलिजाबेथ यानी कि लॉरा के पास है। अब नेक्स्ट वो एलिजाबेथ से मिलने जाता है। अब एलिजाबेथ से उसे पता लगता है कि डॉक्टर जोसेफ का एक केयर टेकर था जिसका नाम है वेन, वो भी मर्डर के दिन वहाँ पे मौजूद था। अब एलिजाबेथ यहाँ पे बोलती है कि जब भी जोसेफ का केस यहाँ पे आता था वो बहुत ट्रॉमाटाइज हो चुकी थी और डॉक्टर जोसेफ ने उसका काम चुरा लिया था, अपने नाम पे उसने ट्रेडमार्क रख लिया था। हालांकि जोसेफ के मरने के बाद वो थीसिस को खुद छपवाई और अभी ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट उसके पास है, इसीलिए वो शहर बदल के अपना नाम भी बदल लिया ताकि लॉरा बेन्स को सब कोई भूल सके। जब भी जोसेफ का नाम आता था तब भी लॉरा को सबके नजर से देखा जा रहा था, इसलिए वो अपना नाम भी चेंज कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे रॉय डिसाइड करता है वो जोसेफ के केयर टेकर का इंटरव्यू लेगा। अब वेन के पास जाके पता लगता है कि वेन एक सोल्जर था और उसके बहुत सारा बैड मेमोरीज थे। अब उस बैड मेमोरीज को रिप्लेस किया जा रहा था गुड मेमोरीज में। अब जोसेफ उसको हिप्नोटाइज करके ऐसा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसे कुछ दवाई वगैरह भी दिए थे, उसका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ था। नेक्स्ट जोसेफ उसको अपने घर पे काम दिए और उसका बहुत फाइनेंशियल भी हेल्प किया। अब वो अक्सर देखता रहता था कि जोसेफ अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाता था और उसका रिकॉर्डिंग भी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग वो करके अपने ड्रॉयर में कैसेट रखता था और बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के लोग भी उसके जान पहचान के थे। मतलब बेसिकली जोसेफ एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी था। अब यहाँ पे जिस दिन कत्ल हुआ उसके बारे में वो बोलता है कि कत्ल होने से पहले कुछ घंटे पहले वो उसके घर आया था और वो देखा था कि रिचर्ड, लॉरा और डॉक्टर जोसेफ इन तीनों का कुछ तो झगड़ा हो रहा था। अब रिचर्ड गुस्से में वो कमरा छोड़ के चला गया, घर से गया कि नहीं वो नहीं जानता, लेकिन लॉरा उसके साथ चली गई, मतलब वेन के साथ वो अपने घर चली गई। अब उससे ज्यादा इसको कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेन यहाँ पे घर के बाहर था और उसको किसका फोन आता है और बोलता है कि वो अभी अपने घर पे है, यानी कि रॉय अभी अपने घर पे है। अब फोन के अगले तरफ कौन था वो हमें आगे पता चलेगा। एज ए व्यूअर हम यहाँ पे जान पा रहे हैं कि वेन यहाँ पे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मतलब जो भी कहानी रॉय को वो अभी बताया है वो बिल्कुल झूठ है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं रॉय कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए बाहर आता है, तभी उसे वेन मारने के लिए, गाड़ी चढ़ाने के लिए उसके ऊपर आ रहा था और रॉय ये बात जानता था, कहीं ना कहीं जानता था। वो तुरंत ही पीछे मुड़ के गोली मार देता है और वेन वहीं पे ही मारा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारी बात रॉय जिम से बोल रहा था और उसने एक बात तो नोटिस किया था कि पिछले 30 सालों में जितने वो केसेस सॉल्व किए उन सब में
रॉय का और जिमी दोनों का सिग्नेचर है, लेकिन जोसेफ वाले केस में रॉय का कोई सिग्नेचर नहीं है, ओनली जिमी का सिग्नेचर है। इस बारे में जब वो जिमी से पूछता है तो जिमी यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझ पे ही शक कर रहे हो और मैंने तुम्हारा कितना हेल्प किया है तुम्हें पता भी नहीं है, मुझ पे ही तुम शक कर रहे हो। और ये बोल के वो गाली देके उसे वहां से चला जाता है। अब जोसेफ के घर के पास एक बार था, बारटेंडर यहाँ पे डायना थी। अब डायना के बारे में पूछताछ करने के लिए रॉय उसी बार पे जाता है और उससे वहां पे पता लगता है कि डायना 5 साल पहले ही मर चुकी है। उन लोगों के पास डायना के पिक्चर्स थे जिसको पहली बार रॉय यहाँ पे देखता है और उसे छोटा छोटा फ्लैशबैक आ रहा था, लेकिन उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। अब फाइनली वो डॉक्टर जोसेफ के घर पे जाता है जहाँ पे उसका कत्ल हुआ था। यहाँ आके ही उसको सब बात धीरे धीरे याद आने लगता है। उसको छोटा छोटा फ्लैशबैक आ रहा था कि हमने ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेट किया था, और उसी बात को फॉलो करते हुए वो एक बेसबॉल बैट वहाँ पे मिसिंग था, 100 पीस में वो मिसिंग था। अब ये बेसबॉल बैट वो चारों तरफ खोजता है और फाइनली उसे वहाँ पे गड्ढा मिलता है, वहाँ पे किसी ने उसको छिपा दिया था। अब ये गड्ढा खोद के वो बेसबॉल बैट निकालता है, लेकिन वहाँ पे एलिजाबेथ और जिम्मी ये दोनों आ चुके थे और जिम्मी के पास एक गन था। वो दोनों को बोलता है कि चुपचाप घर के अंदर चलो। अब एलिजाबेथ यहाँ पे जिम्मी के खिलाफ रॉय को भड़का रही थी, तभी जिम्मी यहाँ पे बोलता है कि ये एलिजाबेथ मतलब लॉरा ये 1 नंबर की झूठी औरत है और ये मैनिपुलेट करने में 1 नंबर की चालू औरत है। इसी ने ही सबसे पहले रिचर्ड फिन को रास्ते से हटाया, क्योंकि अगर वो बुक पब्लिश होता तो शायद री इन्वेस्टिगेट किया जाता, बिकॉज उसमें लॉरा का नाम है और फिर से केस खुल जाता। ये बात एलिजाबेथ यानी कि लॉरा नहीं चाहती है, इसीलिए उसने ड्रग का ओवरडोज करके वेन को बताया और वेन ने रिचर्ड को मारा। और उस दिन भी जो कॉल किया था वेन ने वो एलिजाबेथ यानी कि लॉरा को ही किया था। ये सब बात जानते हुए एलिजाबेथ यहाँ पे एक गोली चला देती है जिम्मी के ऊपर। जिम्मी भी यहाँ पे मरते मरते एक गोली एलिजाबेथ के ऊपर चला देता है और आखिरी मोमेंट में जिम्मी बोल रहा था कि ये जो भी मैंने किया तुम्हारे वजह से ही किया। अब रॉय यहाँ पे दुखी था और यहाँ पे वो केस फाइल के नीचे एक फोटो था जिसको देखता है और आखिरकार एज ए व्यूअर हम उसकी वाइफ को देख पाते हैं, मतलब रॉय की वाइफ को देख पाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि डायना है। अब यहाँ पे खुलता है सारा सच और साथ ही साथ रॉय को भी सारा कुछ बात याद आने लगता है। अगर आपको याद होगा कि वेन ने बोला था डॉक्टर जोसेफ कितना वुमेनाइजर था, अब रॉय की वाइफ यानी कि डायना का चक्कर जोसेफ के साथ चल रहा था और उसके पास भी वो वीडियोस था। अब लॉरा यहाँ पे रॉय को मैनिपुलेट करने के लिए जोसेफ और डायना का वो वाला वीडियो रॉय को दे देती है। अब रॉय ये वीडियो देख के पूरी तरह से टूट गया था और गुस्से में डॉक्टर जोसेफ के घर गया था और उसी बेसबॉल बैट में जोसेफ का कत्ल कर देता है, मार मार के उसको वहीं पे मार देता है। तभी वहां पे जिम्मी आ चुका था। जिम्मी क्योंकि रॉय का बहुत अच्छा दोस्त था इसीलिए उसने केस में उसका मदद किया और आइजैक को उस केस में फंसा दिया, क्योंकि आइजैक पिछले भी कई बार चोरी करते हुए पकड़ा जा चुका है, इसीलिए उसको वहां पे वो फंसा दिया। और मरते मरते भी जिम्मी रॉय को बचा रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से जिम्मी अगर सारा सच रॉय को पहले सीन में ही बता देता तो मतलब इतना कुछ होना नहीं था, दोनों की जान बच सकती थी और पता नहीं रॉय खुद को ही सरेंडर कर देता। खैर यहाँ पे रॉय को ये सारी बात याद आने लगता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था बिकॉज उसका फ्रेंड यानी कि जिम्मी बेकार में मारा गया। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट वो पुलिस को देता है और आखिरकार आइजैक जेल से छूटता है। अब यहाँ पे मूवी खत्म होती है। अब ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस टाइप के वीडियोस मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे यहाँ पे अवेलेबल है, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इस तरह के और भी वीडियोस चैनल में आने वाले हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।